अनाथ लड़की का जादुई पत्तों का घर। ये कहानी काव्या नाम की एक लड़की की है जो कि बहुत ही गरीब और अनाथ लड़की थी, क्योंकि काव्या की माँ उसे जन्म देते ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी और उसके पिता सुरेश गांव के मुखिया मोहनलाल के यहाँ मजदूरी किया करते थे। लेकिन एक दिन अचानक काम करते समय उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और उनकी भी जान चली जाती है। उस दिन से काव्या बिल्कुल बेसहारा और अनाथ हो जाती है। लेकिन पूरे गांव के सामने अच्छा बनने के चक्कर में मुखिया मोहनलाल काव्या को अपने घर में रख लेता है। लेकिन सच तो ये था कि उन्हें काव्या के रूप में अपने घर में काम करने के लिए मुफ्त की एक नौकरानी मिल जाती है, क्योंकि मुखिया की पत्नी सुमित्रा काव्या से अपने घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए घर का बचा कुचा खाना दिया करती थी, जिससे काव्या का पेट कभी कभार ही भर पाता था। लेकिन काव्या के पास अपना पेट भरने का एक और तरीका था, क्योंकि उसे जब भी भूख लगती थी तो वह गांव के घने जंगल में जाकर कुछ फल तोड़कर खा लिया करती थी और इसी से उसका पेट भर जाता था। ऐसे ही आज भी। अरे मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना कब तक मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। अब मैं क्या करूं? हाँ, ऐसा करती हूँ, अभी तो वैसे भी घर में कुछ काम नहीं है, तो मैं जंगल जाकर देखती हूँ, शायद मुझे वहाँ कुछ खाने के लिए मिल जाए। इतना कहकर काव्या जंगल की तरफ चली जाती है और काफी देर चलने के बाद उसे एक बहुत ही सुंदर और हरा भरा सेब का पेड़ दिखाई देता है और पेड़ पर इतने सारे सेब लगे हुए देखकर काव्या एक डंडे से उन सेब को तोड़ने लगती है। अरे वाह, ये सेब तो बहुत ही मीठे हैं, अब इससे मेरा पेट जरूर भर जाएगा। चलो ऐसा करती हूँ, एक दो सेब और तोड़ लेती हूँ, अगर शाम को खाना नहीं मिला तो आज मैं इसी से काम चला लूंगी। इतना कहकर काव्या कुछ और सेब तोड़ लेती है और उन्हें उठाकर मुखिया के घर वापस जाने लगती है। उन सेब को पाकर काव्या बहुत खुश थी और खुशी खुशी वो मुखिया के घर पहुंच जाती है। लेकिन उसी समय, अच्छा तो ये बात है, ये महारानी यहाँ है। अरे कामचोर, ये घर के काम छोड़कर कहाँ घूम रही है? और ये क्या, ये सेब कहाँ से लाई तू? कहीं तूने हमारे बगीचे से तो नहीं चुराए हैं? अरे नहीं नहीं मालकिन, ये तो मैं ये वो क्या कर रही है? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे, आज तो तेरी खैर नहीं। सुमित्रा काव्या की पूरी बातें सुने बिना ही उसे घसीटती हुई मोहनलाल के पास ले जाती है और उससे कहती है, देखिए जी, हमारे बगीचे की असली चोरनी मिल गई। अरे जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। यहाँ घर का सारा काम छोड़कर हमारे बगीचे से सेब चुरा कर खा रही थी। नहीं नहीं मालकिन, मैंने कोई चोरी नहीं की, वो तो मुझे बस भूख लगी थी, इसलिए मैं जंगल गई थी। अरे बंद कर अपनी बकवास। तुझ जैसी अनाथ लड़की को हमने अपने घर में सहारा क्या दिया? तू हमारे साथ ही गद्दारी कर रही है। निकल जा इस घर से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना कहकर मोहनलाल काव्या को घर से बाहर निकाल देता है। उसी समय सुमित्रा कहती है, अरे ये आपने क्या कर दिया? मैं तो बस आपके पास उसे 2-4 थप्पड़ लगवाने के लिए लाई थी, लेकिन आपने तो इसे घर से ही निकाल दिया। अरे अब इस घर का सारा काम कौन करेगा? फ्री फंड में हमें एक नौकरानी मिली थी, अब वो भी हाथ से निकल गई। अरे भाग्यवान, तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? लेकिन कोई बात नहीं, 2-3 दिन भूखी प्यासी इधर उधर भटकने के बाद वो अपने आप घर वापस आ जाएगी। वैसे भी हम लोगों के अलावा उसका है भी कौन? मोहनलाल की बात सुनकर सुमित्रा मुंह लटकाकर अपने कमरे में चली जाती है और उसे भी यही लग रहा था कि कुछ ही दिनों में काव्या घर वापस आ ही जाएगी। लेकिन काव्या के साथ जो उन्होंने किया था वह सोचकर काव्या कभी भी उनके पास वापस जाने के बारे में नहीं सोचती है। माँ, पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। इतना कहकर काव्या रोड के किनारे बैठे रो रही होती है। उसी समय उसकी नजर कुछ बच्चों पर जाती है
जो कि अपने घर के बाहर बैठे सेब खा रहे होते हैं और उन्हें सेब खाता देख काव्या के दिमाग में एक सुझाव आता है और वह सीधा जंगल में उसी सेब के पेड़ के पास पहुंच जाती है जहां से उसने कुछ समय पहले सेब तोड़कर खाए थे। सुनो दोस्त, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। एक तुम ही तो हो जिसने मुझे बिना स्वार्थ के, बिना मुझसे कोई काम करवाए मुझे भरपेट अपने स्वादिष्ट फल खाने के लिए दिए थे। तो क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे और क्या मैं तुम्हारे पत्तों की छांव में बैठ सकती हूँ? काव्या के इतना कहते ही वहाँ पर अचानक से तेज हवा चलने लगती है और पेड़ के नीचे की सारी गंदगी साफ हो जाती है, जैसे खुद पेड़ ने काव्या को बैठने का इशारा दिया हो। यह देखकर काव्या बहुत खुश हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, और अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं एक सेब और तोड़कर खा सकती हूँ? क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लगी है और मालकिन ने मुझसे वो सारे सेब छीन लिए थे जो मैं यहाँ से अपने लिए लेके गई थी। काव्या के इतना कहते ही पेड़ पर से कई सारे सेब टूटकर उसके पास गिर जाते हैं। यह देखकर काव्या बहुत खुश होती है और कहती है, सच में अगर मुझे पता होता तो मेरे इतने अच्छे दोस्त बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पास पहले ही आ जाती, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। खाने के लिए तुम्हारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट फल हैं और बातें करने के लिए भी तुम्हारे जैसा एक बहुत अच्छा दोस्त है। लेकिन घर, अरे मेरे पास तो रहने के लिए यहाँ पर कोई घर ही नहीं है। घर के बारे में सोचते ही काव्या फिर से उदास हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है। उसी समय अचानक से वह सेब का पेड़ जोर जोर से हिलने लगता है, जैसे वहाँ पर कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा होता है। उसी समय काव्या घबराकर पेड़ से दूर हट जाती है, लेकिन जब उसकी नज़र पेड़ से टूटकर गिर रहे पत्तों पर पड़ती है जो कि आपस में एक दूसरे से जुड़ रही होती है, और उसी समय काव्या को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन जब कुछ देर बाद वहाँ पर एक पत्तों का बहुत ही सुंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर काव्या बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, पत्तों का इतना सुंदर घर, वो भी मेरे लिए। सच में ये घर तो बहुत सुंदर है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। इतना कहकर काव्या उस घर के अंदर जाती है और घर में जाते ही वह देखती है कि उस घर के अंदर जरूरत की सारी चीजें पत्तों से बनी तैयार होती है। उसी समय काव्या पत्तों से बने हुए सुंदर बेड पर जाकर लेट जाती है। लेटते ही कुछ ही देर में उसकी आंखें लग जाती है, मानो जैसे कितने दिनों के बाद काव्या चैन की नींद सोई हो, क्योंकि अब उसको किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि अब उसको अपना खुद का घर मिल गया था जहाँ से उसे कभी भी कोई नहीं निकाल सकता था। इस तरह से काव्या खुशी खुशी उस जादुई पत्तों के घर में रहने लगती है और उसकी जिंदगी में अब किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती है। दूसरी तरफ सुमित्रा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसने कई दिनों तक काव्या का इंतजार किया, लेकिन जब वो नहीं आई तो उसने मोहनलाल से कहकर अपने लिए एक नया नौकर रखवा लिया। और इस तरह धीरे धीरे काव्या के बारे में हर कोई भूल जाता है, क्योंकि कोई भी नहीं जानता था कि इस समय काव्या कहाँ है, और किसी को उसके बारे में जानने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि एक अनाथ लड़की की भला कौन परवाह करता है। और काव्या खुशी खुशी उस जंगल में जादुई सेब के पेड़ के साथ रहने लगती है। सौतेली बेटी और जादुई गिटार। बिंदिया नाम की एक लड़की रहा करती थी। बिंदिया एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की लड़की थी। वह हमेशा लोगों की मदद किया करती थी और हमेशा सबके साथ अच्छे से व्यवहार भी किया करती थी। लेकिन बचपन में ही बिंदिया के माँ के गुजर जाने के बाद बिंदिया के पिता मनमोहन ने चंपा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन चंपा ने घर में आते ही बिंदिया के साथ सौतेला व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वह हमेशा मनमोहन के काम पर जाने के बाद बिंदिया से घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं देती थी। चंपा की एक बेटी भी थी जिसका नाम नीलम था। वह भी अपनी माँ के साथ मिलकर
बिंदिया के साथ सौतेला व्यवहार किया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे ओ मनहूस, तू यहाँ बैठे बैठे आराम फरमा रही है और वहाँ घर का काम क्या तेरी मरी हुई माँ आकर करेगी? लेकिन माँ, मैं अभी तो काम करके आई हूँ, मुझे थोड़ा सा आराम तो कर लेने दीजिए। अरे दिन भर आराम करने के अलावा तू और करती ही क्या है? चल चुपचाप से उठकर जल्दी से काम कर, वरना तुझे आज रात का खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, मैं अभी कर देती हूँ। इतना कहकर बिंदिया चुपचाप से जाकर घर का काम करने लग जाती है। ऐसे ही फिर एक दिन चंपा अपनी सगी बेटी नीलम के लिए बहुत सारे कपड़े खरीद कर लाई होती है और उससे कहती है, ये देख मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कितना सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आई हूँ। इन्हें पहनकर तू एकदम रानी जैसी लगेगी, रानी जैसी। सच में माँ, ये ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है। क्या आप ये सारी ड्रेस मेरे लिए लाई हो? और नहीं तो क्या मेरी बच्ची, ये सारी ड्रेस मैं तेरे लिए ही लाई हूँ और इनमें से तू एक भी ड्रेस उस मनहूस को मत दे देना। उसी समय वहाँ पर बिंदिया भी आ जाती है और कहती है, माँ, मेरे पास एक भी नए कपड़े नहीं हैं और सारे कपड़े पुराने हो गए और फट भी चुके हैं, तो क्या मैं इनमें से एक ड्रेस ले सकती हूँ? अरे मनहूस, तू क्या करेगी नए कपड़ों का? तेरे पास जो है वही पहन, और चाहे तो नीलम के पुराने कपड़े भी पहन सकती है। अब चल जा यहाँ से और अपना काम कर। आपने बिल्कुल सही कहा माँ, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, इसी के लायक है ये। इतना सुनकर बिंदिया वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन बिंदिया अपने फटे पुराने कपड़ों में नीलम अपनी माँ के लाए हुए नए कपड़े पहनकर बाजार से घर वापस आ रही होती है। उसी समय उन्हें रास्ते में अपनी क्लास की कुछ सहेलियाँ मिल जाती है, जो उन्हें देखकर उनसे कहती है, अरे क्या बात है नीलम, आज तो तू इस नई ड्रेस में बहुत ही सुंदर लग रही है। कहाँ से लाई है ये ड्रेस? अरे ये ड्रेस तो मेरी माँ लाई है मेरे लिए, और ऐसी बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस और भी लेकर आई है मेरी माँ। अरे वैशाली, तुझे तेरी माँ ने नई ड्रेस नहीं ला कर दी क्या? तू फिर से वही फटे पुराने कपड़े पहनकर घूम रही है। अरे इससे क्या पूछ रही हो? ये तो हमारे घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। इसके लिए कौन नए कपड़े लाएगा? और वैसे भी मेरी माँ सिर्फ मुझसे प्यार करती है, इस नौकरानी बिंदिया से नहीं। अच्छा नीलम, आज शाम मेरे घर पर बर्थडे की एक छोटी सी पार्टी है, तो तुझे जरूर आना है, और तू चाहे तो बिंदिया को भी अपने साथ ले आ सकती है। अरे इसे पार्टी में लाकर क्या अपनी बेइज्जती करवानी है मुझे? ना तो इसके पास कोई ढंग के कपड़े हैं और ना ही शकल सूरत, तो ये पार्टी में आकर करेगी क्या? अरे नीलम, मैं तो बस इसलिए कह रही थी कि कोई तो होना चाहिए ना, जो पार्टी में सबको कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व कर सके। अच्छा ये बात है, तब तो ठीक है, मैं इसे लेकर जरूर आऊंगी। अपनी सौतेली बहन और उन लड़कियों की बातें सुनकर बिंदिया की आंखों में आंसू आ जाता है और वह वहाँ से बिना कुछ बोले चली जाती है। लेकिन तभी उसे रास्ते में एक दुष्ट जादूगरनी जाती हुई दिखाई देती है, जिसने अपने हाथ में एक सुंदर सा पिंजरा लिया हुआ था और उस पिंजरे में एक बहुत ही सुंदर तोता कैद हो रखा था और वह दिखने में बहुत ही ज्यादा उदास भी लग रहा होता है। उस तोते को यूं उदास देखकर बिंदिया को बहुत बुरा लगता है। अरे ये तोता कितना उदास लग रहा है, लगता है इस दुष्ट जादूगरनी ने इस तोते को जबरदस्ती कैद कर लिया है, पर मैं इस तोते को आजाद करवा कर रहूंगी। बिंदिया को कहीं न कहीं उस तोते में अपनी खुद की घुटन भरी जिंदगी भी दिखाई देती है, जो वह हर रोज जी रही होती है। लेकिन वह अपने लिए तो कुछ नहीं कर सकती थी, पर वह उस तोते को उस पिंजरे से आजाद करना चाहती थी। इसलिए वह उस जादूगरनी का पीछा करने लगती है। लेकिन काफी देर तक चलने के बाद वह जादूगरनी थक जाती है और एक पेड़ के पास रुककर आराम करने लगती है और उस पिंजरे को साइड में रख देती है। लेकिन मौका देखते ही बिंदिया उस पिंजरे को लेकर भागने लगती है। उसी समय वो जादूगरनी बिंदिया को पिंजरा लेकर भागता देख लेती है और वह उसका पीछा करने लगती है। अरे ओ लड़की, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरा पिंजरा लेकर कहाँ जा रही है? ला, मुझे मेरा पिंजरा वापस कर दे। बिंदिया उस जादूगरनी की एक नहीं सुनती और भागते हुए एक सुरक्षित जगह पर पहुंच जाती है,
जहाँ उसे वह जादूगरनी दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं देती है। और उसी समय बिंदिया उस पिंजरे को खोल देती है और उस तोते को आजाद कर देती है। लेकिन वह तोता आजाद होने के बाद एक बहुत ही सुंदर सी परी में बदल जाती है और उसे इस तरह परी बनता देख बिंदिया हैरान हो जाती है। उसी समय वो परी कहती है, घबराओ मत बिंदिया, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अरे तुमने तो मुझे उस दुष्ट जादूगरनी से बचाया है, लेकिन आप हो कौन? बिंदिया, मैं परीलोक की रानी हूँ। मुझे उस दुष्ट जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों से तोता बनाकर इस पिंजरे में कैद कर लिया था, लेकिन आज तुमने मुझे इस पिंजरे से आजाद करके मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। उसी समय वहाँ पर वह दुष्ट जादूगरनी भी आ जाती है और कहती है, अरे ओ बेवकूफ लड़की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिंजरे को लेकर भागने की? ला, मेरा पिंजरा मुझे वापस कर। नहीं नहीं बिंदिया, ये पिंजरा उस दुष्ट जादूगरनी को मत देना, वरना वो मुझे फिर से इस पिंजरे में कैद कर देगी। प्लीज बिंदिया। लगता है तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई। तुझे नहीं पता कि मेरे पास कितनी जादुई शक्तियाँ हैं। मैं चाहूँ तो अभी तुझे पत्थर की बना सकती हूँ। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैंने बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे जादूगर। पहले एक बार तुम इस नदी के पानी को शीशा बनाकर दिखाओ, तब मानूंगी मैं कि तुम एक बहुत बड़ी जादूगरनी हो। अच्छा, तो ये बात है, रुको अभी दिखाती हूँ तुम्हें। इतना कहकर वह जादूगरनी अपनी शक्तियों से उस नदी के पानी को शीशे की तरह बना देती है। देख लिया तुमने लड़की, मेरी शक्तियों का कमाल। या और कोई सबूत चाहिए क्या तुम्हें? अरे ऐसा जादू तो गांव का हर कोई छोटा मोटा जादूगर कर लेता है। मैं तो तभी मानूंगी जब तुम इस शीशे को एक तोता बना दोगी। अच्छा, तो ये बात है। ये लो, ये भी कर दिया। इतना कहकर जादूगरनी जैसे ही उस कांच की तरफ देखकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, वैसे ही वह जादू शीशे में दिख रही जादूगरनी के ऊपर ही रिफ्लेक्ट होकर पड़ जाती है और वह जादूगरनी खुद ही एक तोते में बदल जाती है। उसी समय बिंदिया वह पिंजरा लेकर जाती है और जादूगरनी को उसी के पिंजरे में कैद कर देती है। जिसके बाद वो परी कहती है, अरे वाह बिंदिया, तुम तो बहुत समझदार हो। आज तुमने इस जादूगरनी को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है। आज के बाद यह दोबारा कभी भी किसी और परी को परेशान नहीं करेगी। और आज तुमने ये जो इतना बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये परीलोक का एक जादुई गिटार है। तुम जब भी इस जादुई गिटार को बजाओगी तो ये तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेगा और तुम्हें कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देगा। उस जादुई गिटार को पाकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और उस परी का धन्यवाद करती है। उसी समय वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और बिंदिया उस जादुई गिटार को लेकर अपने घर आ जाती है और घर आकर वह उस जादुई गिटार को देखकर कहती है, क्या सच में ये जादुई गिटार है? पर मुझे तो ये एक मामूली गिटार ही लग रहा है। चलो इसे एक बार इस्तेमाल करके देखती हूँ। इतना कहकर बिंदिया जैसे ही उस जादुई गिटार को बजाती है और कहती है, हे मेरे जादुई गिटार, क्या तुम मुझे कोई सुंदर सी ड्रेस दे सकते हो? बिंदिया के इतना कहते ही उस जादुई गिटार में से एक चमचमाती हुई रोशनी के साथ एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस निकलकर बाहर आ जाती है। यह देखकर बिंदिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, ये तो सच में एक जादुई गिटार है और अब मैं इस गिटार की मदद से सोनाली के लिए एक बहुत ही सुंदर सा बर्थडे केक गिफ्ट भी ले सकती हूँ। इतना कहकर बिंदिया उस जादुई गिटार से सोनाली के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट भी ले लेती है और वह उस सुंदर सी ड्रेस को पहनकर सोनाली की बर्थडे पार्टी में चली जाती है। और वहाँ पार्टी में बिंदिया को इतनी सुंदर ड्रेस पहने देखकर हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, क्योंकि बिंदिया उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही होती है। वहीं उसकी बहन नीलम को कोई भी भाव नहीं देता। यह देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है। अरे वाह बिंदिया, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही सुंदर लग रही है और तुम भी, चलो आओ ना, तुम भी हमारे साथ मिलकर केक काटो। और इस तरह उस जादुई गिटार की मदद से
बिंदिया अपना कोई भी काम बड़ी ही आसानी से कर लेती है और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी मांग लेती है। ऐसे ही बिंदिया की जिंदगी उस जादुई गिटार की मदद से पूरी तरह से बदल जाती है और अब वो अपनी जिंदगी बड़े ही सुकून और आराम से जीने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।